गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 को ध्यान में रख करके जो प्रैक्टिस सीरीज हम लोग 2023 में स्टार्ट किए थे उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इसके अंतर्गत एक न्यू सेगमेंट अर्थात इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हूँ। यहाँ पर जो प्रश्न है ये विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है, जिसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई प्रकार की सीरीज चला रहे हैं, तो आप उन सभी सीरीज का भी अपने आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। यहाँ पर थोड़ा सा गला की समस्या है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे बोला जाएगा कि जिससे खांसी ना आ जाए, नहीं फिर समस्याएं थोड़ी बढ़ जाती है, क्लास नहीं चल पाएगा। पिछले एपिसोड में यही था कि जुकाम थोड़ा ज़्यादा था, खांसी आ गई, बीच में क्लास रोकना पड़ा। तो चलिए, कभी वीडियो के माध्यम से आपको क्लास मिलती है तो कभी ऑडियो के माध्यम से मिलती है, जैसा संसाधन उपलब्ध रहता है उसी के अनुसार हम आप लोगों के साथ थोड़ा अपने क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित होते हैं। साथ में हम क्विज टाइप के प्रश्न भी आपके साथ साझा करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग उन प्रश्नों को बहुत बेहतर ढंग से अब हल कर रहे हैं और आपका कोऑपरेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो इसी प्रकार यदि आप कोऑपरेशन बना के रखते हैं तो नो डाउट आप सफल अवश्य हो जाएंगे और साथ में चैनल भी हमारा धीरे धीरे ग्रो करेगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो प्रश्न है काफी बेहतर प्रश्न है और काफी बेसिक प्रश्न है। लिखा गया यहाँ पे क्या प्रश्न है, यहाँ पर क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत में परिवहन नियम का क्या संकेत है। हम लोग जब इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पर प्राइमेट सिटी की बात करते हैं, जो प्रधान नगर होता है उस संकल्पना को देते हैं मार्क जेफरसन महोदय। फिर उसी को कहीं न कहीं और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जाता है क्रिस्टालर महोदय के द्वारा, और क्रिस्टालर महोदय ही केंद्रीय स्थल सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं। वैसे अगर केंद्रीय स्थल शब्द की बात करें तो केंद्रीय स्थल शब्दावली जो दी गई है ये मार्क जेफरसन महोदय के द्वारा दी गई है, लेकिन क्रिस्टालर जो थियरी है क्रिस्टालर की, जिसमें कहते हैं केंद्रीय स्थल का सिद्धांत, सेंट्रल लोकेशन थ्योरी, ये तो क्रिस्टालर ने दिया है। और इनका जो सिद्धांत है एक ऐसा है, ये है खटकोणीय सिद्धांत। कैसा है? खटकोणीय सिद्धांत है, इसको कहते हैं हम लोग खटकोणीय। थोड़ा कलर बदल लिया जाए, कलर जिससे थोड़ा अच्छा है। खटकोणीय सिद्धांत है। इसका मीनिंग है कि ये जो अपना मैप लेते हैं, थोड़ा मैप बना रहे हैं लेकिन देखो बनेगा नहीं सही, हमें जहां तक अनुमान है। अब बन गया तो अच्छी बात है। ऐसे एक खटकोणीय व्यवस्था की बात करते हैं। ऐसे एक खटकोणीय है और ऐसे मिलता जुलता इनका 6 खटकोण बनता है। कितना बनता है? 6। यहां पे बनेगा, फिर इसी टाइप से आप इधर बनाएंगे ऐसे, फिर यहां पर ऐसे, ये वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर ऐसे इधर बनेगा है ऐसे, एक ऊपर ऐसे बनेगा, ज्यादा बड़ी लाइन, फिर एक यहां बन जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे क्रिस्टालर की जो सेंट्रल लोकेशन थ्योरी है, यहां पे टोटल आप देख रहे हैं कि एक यहां पर प्राइमेट सिटी है और प्राइमेट सिटी के एडजेसेंट में जो है ये छोटी छोटी सिटी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सिटी है। तो यहां पर इन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत दिए। एक जो इनका सिद्धांत है यह बाजार व्यवस्था को लेकर के है। किसको लेकर के है? बाजार व्यवस्था को लेकर के है। जिस कंडीशन में इन्होंने दिया है ए का वैल्यू जो बताया है, ये दिया है 3a। क्या दिया है? 3a। वैसे स्मॉल ए यहां पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल ए। सेम टाइप से इन्होंने बताया है परिवहन का सिद्धांत बताया है। क्या बताया है? परिवहन का सिद्धांत बताया है।
परिवहन की कंडीशन में ये बताते हैं 4A, क्या बताते हैं 4A। सेम टाइप से इनका जो एक है जिसको कहते हैं हम लोग प्रशासनिक, कौन सा है प्रशासनिक। तो प्रशासनिक जो विचार है ये बताते हैं इसमें 7A, क्या बताते हैं 7A। इसका मीनिंग है कि जो मुख्य शहर होता है, या हम बात करें कि कोई अगर छोटा शहर है तो उसकी तुलना में, क्या उसकी तुलना में जो सेकंड ऑर्डर का शहर होगा उससे बड़ा साइज का, वहां का अगर बाजार व्यवस्था देखें तो वो 3 गुना बड़ा होगा। कितना होगा 3 गुना बड़ा होगा। उसकी परिवहन व्यवस्था कितनी बड़ी होगी 4 गुना होगी। प्रशासनिक व्यवस्था कितनी बड़ी हो जाएगी 7 गुना। अब जैसे मान लेते हैं, हम कल्पना करें कि कोई गांव है, गांव की तुलना में जो हमारा ब्लॉक होगा, ब्लॉक का जो बाजार की कैपेसिटी होगी वह 3 गुना होगी, परिवहन की कैपेसिटी 4 गुना होगी और प्रशासनिक कैपेसिटी 7 गुना होगी। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जो होगा वह ब्लॉक की तुलना में 3 गुना बड़ा हो जाएगा, और अगर गांव से तुलना करेंगे तो 9 गुना बड़ा हो जाएगा। और अगर हम परिवहन की बात करें तो ब्लॉक की तुलना में कितना हो जाएगा 4 गुना, लेकिन गांव की तुलना में कितना हो जाएगा 4 × 4 यानी 16 गुना। और प्रशासनिक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रशासनिक की तुलना करें तो ब्लॉक के स्तर पर अगर कंपैरिजन करेंगे तो 7 गुना, और अगर विलेज से कंपैरिजन करेंगे तो 49 गुना यह बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर यह व्यवस्था बताई गई है क्रिस्टालर महोदय के द्वारा, और इसी के सेंस में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि परिवहन नियम का संकेत क्या है। परिवहन की यहाँ पर संकल्पना पूछी जा रही है, और परिवहन के संदर्भ में जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा k = 4। क्या हो जाएगा k = 4। जबकि 3 किसको डिनोट करता है तो यह बाजार संकल्पना को डिनोट करता है। 7 किसको डिनोट करता है तो प्रशासनिक व्यवस्था को डिनोट करता है। और जो k = 9 है यह केवल कंफ्यूजन में डालने के लिए यह व्यवस्था दी गई है, जबकि इसका कहीं से भी सेंस क्रिस्टालर के सिद्धांत से मैच नहीं करता है। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका C। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, काफी बेसिक क्वेश्चन, इसको भी ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम फसल संयोजन विधि तैयार की थी। यहां पर ऑप्शन है नेल्सन का है, सेकंड ऑप्शन है दोई का, थर्ड ऑप्शन है व्हिटलसी का, फोर्थ ऑप्शन है वीवर का। तो यहां पर वैसे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा JC वीवर महोदय है। कौन है JC वीवर महोदय है। JC वीवर महोदय ही इनका पूरा नाम अगर आप देखें तो JC वीवर इनका पूरा नाम है, और इन्होंने जो संकल्पना दी है ये है 1954। कब की है 1954 की है। लेकिन इनका जो प्रारंभिक फसल संयोजन मैकेनिज्म था इसमें इन्होंने फसल में पशुपालन को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। फसल संयोजन में पशुपालन की व्यवस्था को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। जबकि वर्तमान संकल्पना के अंतर्गत अगर आप देखें तो फसल संयोजन में पशुपालन को भी महत्व दिया जाता है, और जब फसल में पशुपालन को भी इंट्रोड्यूस किया गया तो उसी के अंतर्गत आप देखेंगे नेल्सन महोदय आते हैं और दोई महोदय आते हैं। और व्हिटलसी जो है, ये व्हिटलसी महोदय जो है यह अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, और इन्होंने प्रादेशिक जो भूगोल है उसके सेंस में व्याख्या स्पष्ट करते हैं, और उसी व्याख्या के स्पष्टीकरण के दौरान इन्होंने प्रादेशिकरण के सेंस में इन्होंने कृषि के भी प्रादेशिकरण की बात करते हैं। लेकिन यह बहुत बाद की घटनाएं हैं, जबकि प्रारंभिक जो घटना है यह JC वीवर महोदय की है। तो इस आधार पर जो आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा B, अरे D, क्या हो जाएगा D। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी बेहतर क्वेश्चन है, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। लिखा क्या गया है, यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है कि आपको मैच कराना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। जैसे यहां पर लिखा गया है, फर्स्ट है गुनार मिर्डल, सेकंड यहां पर है एचो हिर्समन, थर्ड यहां पर है जॉन टाइटमैन, और फोर्थ ऑप्शन है जे बाउदी बिले। लेकिन इसको मिलान करना है किससे, यहां पर सिद्धांत है कि इनका सिद्धांत कौन सा है, इन्होंने कौन से सिद्धांत को परिमार्जित किया है, यहां पे क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, एक सिद्धांत यहां पर है बाउदी बिले का। बाउदी बिले ने जो डिफाइन किया है यह विकास केंद्र और विकास ध्रुव की संकल्पना को प्रतिपादित किया। तो ऐसे संदर्भ में एक पॉइंट यहां पर अगर आपको क्लियर है
तो इस आधार पर अगर आप अपने आंसर का मिलान करें तो यहां पर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। और ऐसे संदर्भ में आप देखें तो आपको मिलता है गुनार जो मृणाल है, इनका संबंध है परिपथीय एवं संचयी कारण कार्य संबंध से। ये वो हिर्समैन का जो संबंध है ये किससे है, इनका संबंध है असंतुलित विकास रणनीति। और जॉन फ्राइडमैन का जो संबंध है ये है केंद्र और परिधि। तो इस आधार पर जो आंसर हमको सही मिलता है ए मिलता है बी वाला। क्या मिलता है, बी वाला। थोड़ा सा कोऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि खांसी आती रहेगी बीच बीच में। तो यहां पे हमको ये ध्यान देना है कि जो बाउदी विले की संकल्पना है इसको कहते हैं विकास केंद्र और विकास ध्रुव। तो वैसे इस संकल्पना का जो प्रतिपादन प्रारंभिक स्तर पर किया गया था ये पेराक्स महोदय ने किया। किसने किया है, पेराक्स महोदय ने। पेराक्स महोदय ने जो संकल्पना दी थी वह था आपका विकास ध्रुव का केंद्र। कैसा था, विकास ध्रुव का केंद्र। लेकिन इसी की जब आलोचना की गई, इससे क्या होगा, जो नगरीकरण है, जो अर्बनाइजेशन है, इसका सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। ऐसे में जो छोटे नगर हैं यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो उनको भी यदि हमको रिवाइव करना होगा तो इसी को कहीं ना कहीं रिवाइव करने के लिए ही आते हैं बाउदी विले महोदय। कौन आते हैं, बाउदी विले। ये जो बाउदी विले महोदय हैं इन्होंने इसमें कुछ परिमार्जन कर दिया। इन्होंने कहा विकास ध्रुव की संकल्पना तो रहेगी ही रहेगी, साथ में यहां पर इन्होंने और भी ऐड कर दिया। विकास ध्रुव के साथ साथ इन्होंने विकास केंद्र की बात किया है। किसकी बात किया है, विकास केंद्र की बात किया है। विकास बिंदु की बात किया है। किसकी, विकास बिंदु की बात किया है। और साथ में इन्होंने बात किया है सेवा केंद्र की। किसकी बात किया है, सेवा केंद्र। इसका मीनिंग है कि जो पेराक्स महोदय केवल एक पॉइंट का समर्थन करते थे कि एक स्तरीय व्यवस्था की बात करते थे, उसी को इन्होंने एक्सटेंड करके 4 स्तर का बना दिया कि जो सेंट्रल लेवल का सेंटर होगा बिजनेस का उसको कहेंगे विकास ध्रुव। जो स्टेट लेवल का हमारा बिजनेस का सेंटर होगा उसको हम कहेंगे विकास केंद्र। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेंटर का केंद्र होगा व्यापार का उसको हम कहेंगे विकास बिंदु। और जो ब्लॉक लेवल का हमारा बिजनेस का सेंटर होगा उसको कहेंगे सेवा केंद्र। लेकिन कालक्रम में चल करके आरपी मिश्रा महोदय, इन्होंने आरपी मिश्रा महोदय ने, यहां पर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर ले रहे हैं। रीजन बहुत बेसिक है क्योंकि काफी बच्चे हैं कि जो अब जहां तक अनुमान है कि अब तो एग्जाम इलेक्शन बाद ही होगा। अभी तक तो प्रयास था कि इधर ही हो जाएगा लेकिन बाद में होगा। खैर कोई बात नहीं, जहां तक होगा हम इसको डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपको थोड़ी बातें क्लियर रहे। आरपी मिश्रा महोदय जो है यह इस 4 चरणीय व्यवस्था को 5 चरण में कन्वर्ट कर दिया। अर्थात इनमें विकास ध्रुव तो रहेगा ही रहेगा, विकास केंद्र भी रहेगा, विकास बिंदु रहेगा, सेवा केंद्र रहेगा। साथ में इन्होंने जो लास्ट स्टेप जोड़ा है जिसमें इन्होंने गांव की बात कर दिया। किसका बात किया है, तो 5वां इनका स्टेप हो जाएगा ग्रामीण केंद्र। किसकी बात करते हैं, ग्रामीण केंद्र। आपसे कभी काल व्यवस्था पूछा जाता है कि ग्रामीण केंद्र को किसने प्रपोज किया था, तो आरपी मिश्रा महोदय। जो 1 चरणीय व्यवस्था थी विकास ध्रुव की संकल्पना, इसको दिया है पेराक्स महोदय ने। और सेवा केंद्र, सेवा बिंदु, ये सब जो संकल्पनाएं हैं यह बाउदी विले महोदय ने दिया है। इस आधार पर जो यहां पर देख रहे हैं विकास केंद्र विकास ध्रुव, यह संकल्पना तो विकास ध्रुव पेराक्स का है लेकिन जो विकास केंद्र या तो बाउदी विले का है। इस कंडीशन में जो आंसर सही हो जाता है यह बाउदी विले के आधार पर होता है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा एलोबरेट ज्यादा कर दिया है। खैर ठीक है, आंसर जो आपका होगा ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मेंशन किया गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अमेरिकन विद्वान E.W. जिमरमैन ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड रिसोर्सेस एंड इंडस्ट्रीज का लेखन किस वर्ष में किया था। यह पुस्तक काफी बेहतर है। पुस्तक बेहतर हो या ना हो कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट तो ये है कि इन्होंने, जिमरमैन ने इस पुस्तक में जो पॉइंट मेंशन किया है वह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट। पॉइंट ये था
कि ये कहते हैं कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं है संसाधन बनाए जाते हैं। यह कोट काफी फेमस है और ये कोट किसका है? जिमरमैन महोदय का है। और किस पुस्तक में, किस बुक में इन्होंने इस कोट को दिया है? तो बुक का यहां पर नाम लिखा गया है। बुक का क्या नाम है? वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। ये बुक है इनकी। इसी बुक में इन्होंने लिखा है कि रिसोर्स जो है होते नहीं है, रिसोर्स बनाए जाते हैं। और यह पुस्तक पूछ रहा है कि कब लिखा गया है, तो पुस्तक यहां पर ऑप्शन दे रहा है 1949, 1933, 1955, 1958। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1933 में इन्होंने इस पुस्तक को इंट्रोड्यूस किया था। इस आधार पर आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है फसल संयोजन की विधि है और क्षेत्र है, इनका आपको मिलान करना है और बताना है कि कौन सा यहां पर मिलान नहीं बल्कि अरेंज करना है कि सबसे पहले फसल संयोजन का जो मैकेनिज्म है किसने इंट्रोड्यूस किया था, फिर उस फसल संयोजन मैकेनिज्म को इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट क्रम से किसने किया है, उसका ऑर्डर क्या है। तो यहां पर ऑप्शन दे रहा है, मतलब डोई महोदय हैं, रफी उल्लाह विधि है, कोपेन महोदय हैं और बीबर महोदय हैं। तो जैसा हम लोग पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि सबसे पहले जो यहां पर दिया गया किसके द्वारा दिया गया है? वीबर महोदय के द्वारा दिया गया है, अर्थात यहां पर सी होगा सबसे नंबर 1। इन्होंने 1954 में ही फसल संयोजन की संकल्पना को इंट्रोड्यूस किया था। तो ऐसी कंडीशन में आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट है और वो है सी। इसका मीनिंग है कि सबसे पहले वीबर महोदय ने इस संकल्पना को इंट्रोड्यूस किया था, उसके पश्चात रफी उल्लाह महोदय ने, और रफी उल्लाह महोदय ने जो इसको 1954 की संकल्पना है, इनकी जो संकल्पना है यह 1956 की संकल्पना है। और इनकी जो संकल्पना आपके बाद मिलेगी डोई महोदय की, इनकी संकल्पना है 1959 की है। और कोपेन महोदय की जो संकल्पना है ये है 1964 की। ऐसे कंडीशन में पहले नंबर पर ये रहेंगे, सेकंड पे रफी उल्लाह है, थर्ड पे डोई महोदय है और फोर्थ पे है कोपेन महोदय। तो आंसर आपका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टू द पॉइंट होते हैं, फैक्चुअल होते हैं और यह भी एग्जाम में अपेक्षित है, पूछे ही जाते हैं। अब ऐसा ना कहिएगा कि फैक्ट नहीं, फैक्ट तो रहेगा, क्योंकि आप एज ए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप टीचर की भर्ती के लिए एग्जाम दे रहे हैं या नेट के लिए दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपसे क्वेश्चन जो है वो अपेक्षित है, फैक्चुअल बेस भी रहेंगे और कॉन्सेप्चुअल बेस भी रहेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर काफी बेहतर क्वेश्चन है। लिखा क्या गया है, ध्यान से पढ़ें। लिखा गया है एडवर्ड उलमैन के परिवहन पद्धति के तरीके के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अनुपूरकता को निरूपित करता है। और यहां पर ऑप्शन है प्रदेशों में किसी उत्पाद की मांग और पूर्ति, सेकंड ऑप्शन है प्रदेशों में उत्पाद के संचलन की लागत, थर्ड ऑप्शन है किसी प्रदेश में उत्पाद की उपलब्धता और फोर्थ ऑप्शन है किसी प्रदेश में उत्पाद की अनुपलब्धता। तो ऐसी कंडीशन में जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए, प्रदेशों में किसी उत्पाद की मांग और पूर्ति। इसी को हम अनुपूरकता के आधार पर डिफाइन करते हैं और यह एडवर्ड उलमैन महोदय का यह सिद्धांत है। वैसे बहुत ज्यादा इसकी व्यापक चर्चा हम लोग इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में करते हैं कि किस प्रकार से वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत आता है और कहीं न कहीं उसी कंडीशन को जब हम लोग आगे एलोबरेट करते हैं तो वहां पर वान थ्यूरन का कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत आता है और उसी के तहत ही एडवर्ड उलमैन का भी सिद्धांत डिफाइन किया जाता है, जिसके अंतर्गत यह परिभाषित किया जाता है कि किस प्रकार से अनुपूरकता का जो सिद्धांत है जिसमें परिवहन पद्धति के मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसी के तहत बात की जाती है कि प्रदेश में किसी उत्पाद की मांग और पूर्ति को किस प्रकार से मैनेज किया जाए। तो यह जो व्यवस्था है यह इस आंसर को डिफाइन करता है, जो विकल्प है ए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है विश्व के कृषि प्रदेशों के सीमांकन में टी व्हिटलसी ने, जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, टी व्हिटलसी ने निम्नलिखित कारकों में किसका प्रयोग नहीं किया था। फर्स्ट यहां पर ऑप्शन दे रहा है
कि फसलों और पशुओं का सहसंबंध। सेकंड ऑप्शन है भू स्वामित्व एवं भू धृति का। थर्ड ऑप्शन है भूमि उपयोग गहनता का। और फोर्थ ऑप्शन है कृषि यंत्रीकरण की विधि एवं मात्रा का। तो यहां पर इनका जो इन्होंने जो अपने सिद्धांत पे इंट्रोड्यूस नहीं किया था वो था बी। इन्होंने भू स्वामित्व एवं भू धृति जैसे मैकेनिज्म को अपने सिद्धांत में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, क्योंकि यह जो व्यवस्था है यह ज्यादातर सामंती व्यवस्था को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें हम लोग पट्टेदारी के प्रोसेस पर, जिसमें हम लोग नहीं करते हैं, अस्थाई बंदोबस्त है, महालवाड़ी व्यवस्था है, तो इन सब व्यवस्थाओं में ये सब मैकेनिज्म चलता था। तो खैर ये सब इनके एसेंस में नहीं था, इसलिए इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जबकि वेबर महोदय की आप देखें, वीबर महोदय जो थे, जेसी वीबर महोदय, इन्होंने अपने फसल संयोजन में पशुपालन को नहीं इंट्रोड्यूस किया, लेकिन विटलसी महोदय ने अपने सिद्धांत में पशुपालन को इंट्रोड्यूस किया है। तो इन्होंने इसको भी इंट्रोड्यूस किया है, इसको भी किया है, इसको भी किया है, लेकिन सेकंड ऑप्शन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। और इस आधार पर आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है कि प्रकार्यात्मक क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित में से किन अभिलाक्षणिक गुणों के आधार पर किया जाता है। क्लियर रखिएगा। ऑप्शन यहां पर दे रहा है परिवहन आवृत्ति और माल प्रवाह आवृत्ति के आधार पर। सेकंड ऑप्शन है माल प्रवाह आवृत्ति और नदी बेसिन के आधार पर। थर्ड ऑप्शन है भौतिक विशेषताएं और जनसंख्या अभिलक्षण के आधार पर। और फोर्थ दिया है कृषि से संबंधित गहनता और वर्षा पद्धति के आधार पर। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये तो हो जाएगा पहला, क्योंकि यहां पर ये जो आपको डिफाइन किया जा रहा है यह कहीं न कहीं वान थ्यूनन का सिद्धांत और वेबर का जो सिद्धांत है, इन दोनों में ये बातें की जाती हैं कि प्रकारात्मक का जो सेंस है वहां पर जो मुख्य हम बात करते हैं वहां पर परिवहन आवृत्ति की बात करते हैं और माल प्रवाह की आवृत्ति की बात करते हैं। क्योंकि जैसे ही सेंट्रल जो डिस्ट्रिक्ट बिजनेस होता है हमारा, जो हमारे व्यापार के केंद्र होते हैं, व्यापार का केंद्र जहां से हम मटेरियल, जहां से हम रॉ मटेरियल उस व्यापार के केंद्र में लाते हैं, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को लाने में कुछ न कुछ लागत लगती है, परिवहन लागत। तो ऐसे परिवहन लागत को भी हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं। तो यहां पर उसी सेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रकारात्मक क्षेत्र का निर्धारण होता है निम्नलिखित में से किन अभिलक्षणिक गुणों के आधार पर किया जाता है। तो वहां पर परिवहन आवृत्ति और माल प्रवाह आवृत्ति के आधार पर उस पर्टिकुलर जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है उसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। और यही होता है वेबर का औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत। और इसी टाइप की व्यवस्था आपको मिलता है कहां पर, जिसको कहते हैं वान थ्यूनन का कृषि स्थानीकरण का सिद्धांत। तो जो सेंट्रल लोकेशन की थ्योरी है उसी में कहीं न कहीं आगे चल करके क्रिस्टालर का भी केंद्रीय स्थल का सिद्धांत भी मिलता है। ये जो सब सिद्धांत हैं, इन सभी सिद्धांत का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है परिवहन लागत और माल प्रवाह की आवृत्ति, और इन्हीं सबको मिला करके बनता है प्रकारात्मक। और ऐसी कंडीशन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है लारेंज वक्र के संदर्भ में। लारेंज वक्र एक प्रकार से देखा जाए तो यह इकोनॉमिकल टर्म है, लेकिन फिर भी इसका सेंस आपके ज्योग्राफी से भी होता है। इसको हम बहुत बेसिक तरीके से आपको पहले डिफाइन कर देते हैं कि लारेंज वक्र होता क्या है। लारेंज वक्र में एक इस प्रकार से ग्राफ बनता है और इस ग्राफ को हम लोग डिफाइन करते हैं। ये जो सीधी लाइन है इसको कहते हैं हम लोग समता रेखा। क्या कहते हैं? समता रेखा। लेकिन एक कैसी समता रेखा? ये है पूर्ण समता की रेखा। और ये जो लाइन है इसको कहते हैं हम लोग पूर्ण विषमता की रेखा। क्या कहते हैं? पूर्ण विषमता की रेखा। और यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया को यहां पर स्मॉल ए दिया जाता है, इसको स्मॉल बी दिया जाता है। यहां पर ये जो कर्व है, ये जो वक्र है, इसी वक्र का नाम है लारेंज वक्र। क्या नाम है? लारेंज वक्र। यह लारेंज वक्र जो डिफाइन करता है यह समता और विषमता के पॉइंट को ही डिफाइन करता है समाज में। कि हम लोग देखते हैं कि जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उस रिसोर्स पर हमारे देश के या पर्टिकुलर उस क्षेत्र के लोगों का इस आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। क्या समाज में उस पर्टिकुलर संसाधन पर समानता है कि असमानता है?
और अगर असमानता है तो कितना अधिक असमानता है, या समानता है तो कितने हद तक समानता है, इसका अगर हमको प्रॉपर अध्ययन करना है तो लारेंज वक्र का ही सहारा लेना पड़ता है। यह कर्व जितना ही आपका इस कर्व के समीप आएगा तो इसका मतलब है समाज में समता आएगी। क्या आएगी? समता आएगी। और यह कर्व जितना इससे दूर होता जाएगा इसका तात्पर्य है कि समाज में उतनी विषमता बढ़ती जाती है। और यहां पर ऑप्शन लिखा है क्या कि गैडीज महोदय ने तैयार किया था, इनमें से कोई नहीं तैयार किया था, ग्रिफिथ टेलर ने तैयार किया था, और यहां पर मैक्सियो लारेंज ने तैयार किया था। तो किसने किया था? मैक्सियो लारेंज का ही नाम है लारेंज वक्र, इन्होंने ही लारेंज वक्र तैयार किया था। और इसी के आधार पर आपसे कभी काल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक यहां पर आता है गुणांक, जिसको कहते हैं हम लोग गिनी गुणांक। क्या कहते हैं? गिनी गुणांक। गिनी गुणांक का जो कैलकुलेशन होता है ये होता है स्मॉल डिवाइड बाई ए प्लस बी। यहां पर आपको डिफाइन करना है कि अगर यह लारेंज वक्र इस रेखा पर आकर के ओवरलैप कर जाए तो जो ए का वैल्यू है ये समाप्त हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा इसका तात्पर्य ऊपर जीरो हो गया और नीचे बी हो गया, तो जीरो में आप बी से जब भाग करेंगे तो यह वैल्यू जीरो ही आती है। क्या आती है? जीरो आती है। इसका तात्पर्य है पूरा समाज हमारा क्या हो गया? समान हो गया। तो जब गिनी गुणांक का मान जीरो आता है तो यह डिफाइन करता है कि समाज में पूर्ण समता है। क्या है? पूर्ण समता है। इसी प्रकार अगर यह कर्व इस पर आ जाए, किस पर आ जाए? इस पर आ जाए, तो बी हमारा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हमारा जीरो हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो दूसरा हमारा इक्वेशन मिलता है, बी को अगर जीरो कर देंगे तो ये पूरा गैप आपका ए हो जाएगा। तो यहां पर ए बाई ए हो जाएगा, और ए बाई ए का वैल्यू होता है 1। तो अगर 1 रिजल्ट मिल रहा है गिनी गुणांक का तो यह डिफाइन करता है कि समाज पूरी तरीके से विषम हो गया है। और अगर जीरो मिलता है तो यह डिफाइन करता है कि समाज पूरा हमारा समान हो गया है, समता की भावना आ गई। तो यह होता है लारेंज वक्र का पूरा सेंस। इसको हम अपेक्षा करते हैं आप लोग याद करेंगे, क्योंकि प्रश्न अपेक्षित है, पूछा जाता है। चाहे इससे पूछा जाए चाहे इससे पूछा जाए, प्रश्न तो आता ही आता है। इसलिए आप इसको कंठस्थ कर लें, याद कर लें। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, विरल संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? विरल, विरल मतलब होता है रेयर। रेयर का मतलब होता है जो सहजता से ना मिले, जो काफी दुर्लभ हो, काफी मुश्किल से प्राप्त हो। और जो दुर्लभ होता है, जो मुश्किल होता है, वो महंगा होता है। जो सहज होता है वह सस्ता होता है ना। तो यहां पे लिख रहा है सोना। क्या सोना सहज भाव से सबको मिलता है क्या? अगर सहज मिलता तो महंगा क्यों होता? सस्ता होना चाहिए था। फिर लिख रहा है प्राकृतिक गैस, जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो यह तो फ्री है ना, इसका तो शुल्क देते नहीं है, तो यह रेयर तो नहीं है ना। हाँ, जहां पे पोल्यूशन बढ़ जाता है वहां के लिए एक बहुत बड़ी रेयर कंडीशन हो जाती है। अगर यह रेयर हो गई तो फिर आप समाप्त हो जाएंगे। अन्न के रेयर होने से आपके दिनचर्या पर या आपके अस्तित्व पर संकट नहीं आता है, लेकिन अगर यह रेयर हो गई तो आपका जीवन ही समाप्त। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में यह रेयर नहीं है। उसी प्रकार आप चांदी की बात करें तो यह भी रेयर एलिमेंट में ही आता है, इसलिए महंगी है। प्लेटिनम है तो वह भी रेयर में ही आता है, इसलिए महंगी है। लेकिन जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल जो एयर है, यह रेयर कंडीशन में नहीं एग्जिस्ट करती है, इसलिए यही हमारा। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है ये भी काफी अच्छा है। लिखा है संसाधन होते नहीं है बनते हैं। यह कोट किसका है? हम लोग इनिशियल क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं यह क्वेश्चन किसका है, यह इस कोट किसका है, तो जिमरमैन महोदय का है। और जिमरमैन महोदय ने इस कोट को डिफाइन किया था अपनी पुस्तक में, और वह पुस्तक कब की है? तो 1933 की है। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा जिमरमैन। क्या हो जाएगा? जिमरमैन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखें। अगर आप लोग इकोनॉमिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं तो भी कोई विशेष चिंता का विषय नहीं है। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से उन तमाम समस्याओं का समाधान यहाँ पर कर सकते हैं। और फिर भी यदि आपको क्लास में इंट्रोड्यूस करना है, क्लास लेना ही लेना है, तो क्लास ऑफलाइन हम चलाते हैं। जो आपकी JRS एकेडमी है डीजे हॉस्टल के सामने, वहां पर हम चलाते हैं ऑफलाइन।
तो आप वहां पे अपने आकर के डाउट को क्लियर करें और जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग क्लियर करें। साथ में हम अब अतिशीघ्र यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर भी स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप उसको भी आप अपने अनुसार का भी आप लोग ध्यान रखें कि अगर आपको नेट जेआरएफ तत्कालिक अगर आपको कोई लाभ चाहिए तो वहां से प्राप्त हो जाए। यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय स्थल मॉडल का वर्णन करता है? केंद्रीय स्थल मॉडल का वर्णन करता है। ऑप्शन है वस्तु और सेवाओं के प्रवाह के आधार पर शहरी और बाह्य क्षेत्रों का स्थानिक प्रतिरूप। सेकंड ऑप्शन है आय समूहों का स्थानिक प्रतिरूप। थर्ड ऑप्शन है रिहायशी स्थानों का स्थानिक प्रतिरूप और फोर्थ ऑप्शन दिया है सांस्कृतिक स्थानों का स्थानिक प्रतिरूप। तो यहां पर आप क्लियर रखिएगा, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन केंद्रीय स्थल मॉडल है, यानी जो हमारा सेंट्रल लोकेशन का थ्योरी है जो कहीं न कहीं क्रिस्टालर महोदय ने डेवलप किया है, उसी के सेंस में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस सेंस का जो आंसर होगा ये आपका पहला हो जाएगा। यहां पर सेंट्रल लोकेशन की जो थ्योरी होती है, जो हमने कहा कि इन्होंने अपना सेंट्रल लोकेशन थ्योरी जो प्रतिपादित किया है खटकोणीय संकल्पना पर आधारित हुए, वहां पर जो केंद्र में आपका एक सेंट्रल लोकेशन थ्योरी था जिसको कहते हैं सीबीडी यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट था, यहां पर वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यहां से किसका आदान प्रदान किया जाता है? वस्तु और सेवाओं का। और जिस क्षेत्र तक यहां से वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, मान लेते हैं यहां पर कोई हमारा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, ये खटकोणी रहेगा, ध्यान रखिएगा कैसा रहेगा? खटकोणी। तो जिस एरिया तक इसका प्रभाव रहता है वह एरिया कहलाता है इस वस्तु की, मतलब इस पर्टिकुलर बिजनेस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है? परिसर होता है। क्या होता है? परिसर होता है कि वहां तक के लोग अपनी वस्तु और सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस सेंटर पर आते हैं, तो उसको कहते हैं इस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का क्या है? परिसर है, रेंज है। क्या है? रेंज है। सेम टाइप से इन्होंने देहरी की बात करते हैं। देहरी का तात्पर्य होता है कि इस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को सरवाइव करने के लिए मिनिमम कस्टमर रिक्वायर्ड है। अगर उससे कम आपको कस्टमर मिल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है जो दुकान आप चला रहे हैं दुकान नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसका मिनिमम एक कास्ट होता है। तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड कस्टमर होते हैं कि इतने लोगों की आवश्यकता होती है इस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को रन करने के लिए, तो वह मिनिमम जो क्राइटेरिया होती है उसको कहते हैं उस पर्टिकुलर वस्तु की देहरी होती। क्या होती है? देहरी होती। तो यहां पर दो संदर्भ आपको समझना है, एक होता है परिसर, एक होता है देहरी। और ये सब जो संदर्भ हैं यह वस्तु और सेवाओं के आधार पर ही डिफाइन किए जाते हैं, और यह सब पॉइंट क्रिस्टालर ने अपने सिद्धांत में डिफाइन किया है। और उसी आधार पर यहां पर क्वेश्चन भी है कि वस्तु और सेवाओं के प्रवाह के आधार पर शहरी और बाह्य क्षेत्रों का स्थानिक प्रतिरूप डिफाइन होता है। यह आंसर आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पेराक्स द्वारा पूर्व में प्रतिपादित विकास ध्रुव सिद्धांत के प्रादेशिक और भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन किया है? हम लोग डिफाइन कर चुके हैं इसको भी कि जो बाउदी बिले महोदय थे, बाउदी बिले महोदय ही पेराक्स के द्वारा दिए गए जो विकास ध्रुव का थ्योरी था उसी थ्योरी की आलोचना करते हुए इसको 4 स्टेज में बना दिया है। कितने स्टेज कर दिए? 4 स्टेज है। विकास ध्रुव तो रहेगा ही रहेगा, विकास केंद्र इन्होंने बता दिया है, फिर सेवा केंद्र बता दिया है, सेवा बिंदु बता दिया। तो इन्होंने कहीं न कहीं 4 पॉइंट को डिफाइन किया है बाउदी बिले महोदय, बाउदी बिले महोदय और आरपी मिश्रा महोदय इसी को 5 स्टेप में बता दिया। कितने में? 5 स्टेप में बता दिया है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है गुनार मेडाल है, जॉन फ्राइडमैन है, एवहर्समैन है और जी बाउदी बिले। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाउदी बिले। क्या हो जाएंगे? बाउदी बिले। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि भूगोल की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? एक यहां पर परिभाषा है और इस परिभाषा को डिफाइन करना है, किसने आपके सामने प्रस्तुत किया है? परिभाषा क्या है? भूगोल स्थानिक संगठन का अध्ययन है जो प्रतिरूपों एवं प्रक्रियाओं के रूप में व्यक्त होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में अपेक्षित है, पूछे जाते हैं। कोई पर्टिकुलर कोट दे देता है, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे देता है और पूछता है कि यह कोट या स्टेटमेंट किसके द्वारा डिफाइन किया, किसने दिया है।
और ऑप्शन इसका दे रहा है कि यह पर्टिकुलर डिफिनीशन दिए हैं हार्टसॉन महोदय, एकरमैन महोदय, स्मिथ महोदय और टॉफे महोदय। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टॉफे महोदय। किसने दिया है? यह टॉफे महोदय का सिद्धांत। बाकी आवश्यकता पड़ेगी जब हम लोग कालक्रम में देखेंगे तो इसको हम डिफाइन भी कर लेंगे किस प्रकार से इन्होंने इसको डिफाइन किया। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत में के का जब वैल्यू 7 होता है पदानुक्रम का निर्धारण किस नियम के अनुसार होता है? क्योंकि क्रिस्टालर ने अपने सिद्धांत में 3 टाइप के सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। एक था इनका बाजार का सिद्धांत, एक इनका था परिवहन का सिद्धांत और एक है इनका प्रशासनिक सिद्धांत। तो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं जो बाजार का सिद्धांत है वहां पर k = 3 होता है, परिवहन में k = 4 होता है और प्रशासनिक में k = 7 होता है। तो यहां पर जो आंसर आपके सामने लिखा है बाजार, परिवहन, प्रशासन, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासनिक व्यवस्था में जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है इसकी जो सेंट्रलिटी होती है, केंद्रीयता होती है, अपने से नीचे वाले की तुलना में 7 गुना बड़ी होती है। जैसे अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट की जो सेंट्रलिटी होती है, जो केंद्रीयता होती है, वह ब्लॉक की तुलना में 7 गुना बड़ी होगी। और डिस्ट्रिक्ट की तुलना में जो स्टेट का होगा वह डिस्ट्रिक्ट की तुलना में 7 गुना बड़ा होगा और स्टेट की तुलना में जो सेंटर होगा वह 7 गुना बड़ा होगा। तो यहां पर यह सेंस आपको डिफाइन करना है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बेहतर है। सुप्रसिद्ध पुस्तक वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज लिखी गई है। फिर से वही क्वेश्चन, हमें लगता है रिपीट कर रहा है क्या? चलिए जिमरमैन महोदय है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इसका हो गया सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मिलान करना है और देखना है कि कौन किससे मैच करता है। एक तरफ आपकी है संकल्पना, एक तरफ है विद्वान। जैसे यहां पर लिखा गया है, पहले तो आप ये देखिए पेराक्स महोदय है ना, क्रिस्टालर महोदय हैं, तो बहुत लोगों का नाम जाने न जाने, रोस्टोव महोदय हैं, तो इसमें से लगभग 3 लोगों का नाम तो जाना पहचाना है। खैर ठीक है, हम लोग एक एक की बात करते हैं। जो विकास ध्रुव का सिद्धांत है यह तो पेराक्स महोदय का, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। फिर यहां पे लिखा है कि अधिवासीय पदानुक्रम, पदानुक्रम का जो सेंस आता है यह क्रिस्टालर महोदय का है। किसका है? क्रिस्टालर महोदय का है, क्योंकि पदानुक्रमिक व्यवस्था यही बताते हैं। रोस्टो का जो आता है ये है आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत और क्षेत्रीय विश्लेषण का जो सिद्धांत है ये है वाल्टर इजा का। किसका है? वाल्टर इजा का। तो यहां पर ए का हो जाएगा 2, ए का 2 और फिर है सेकंड का आपका 3, तो 2 3, फिर उसके पश्चात हो जाएगा 1 और 4। आंसर आपका हो जाएगा डी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट। यहां पर जो रोस्टो महोदय है, तो रोस्टो महोदय का जो सिद्धांत है वैसे जनसंख्या का जो सिद्धांत है उसी के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जनांकीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में एक है नोटेस्टीन का जनसंख्या संक्रमणशील का सिद्धांत, उसी में माल्थस का भी सिद्धांत आता है, उसी में रोस्टो का वृद्धि अवस्था का भी सिद्धांत आता है, उसी में हम लोग मार्क्स का भी सिद्धांत पढ़ते हैं, कई लोगों का सिद्धांत आता है, उसी में रोस्टो का भी सिद्धांत है। और रोस्टो का सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु है वह है आर्थिक वृद्धि की अवस्था। क्या है? आर्थिक वृद्धि की अवस्था। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा डी। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर डिफाइन किया गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्या लिखा गया यहां पर? निम्न में से कौन सा एक कोयले का प्रकार है? हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं, अब आ गया है तो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट ये सब जो है ये आयरन के ओर है, लेकिन एंथ्रेसाइट जो है यह क्या है? एक टाइप का कोल। और यह किस टाइप का कोल है? तो मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित, क्योंकि जो लिग्नाइट आपका कोल होता है, लिग्नाइट सबसे लो क्वालिटी का कोल है, उसी का जब मेटामॉर्फिज्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी रूपांतरण होता है, तो जो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, उसका फॉर्मेशन। और बिटुमिनस जो है यह कोयले का सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी है, तो एक टाइप का इग्नियस रॉक है। कैसा है? इग्नियस रॉक है। इसका हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन प्रीवियस एपिसोड में कर चुके हैं। प्रीवियस यानी हम बात करें
तो कहीं ना कहीं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत या अन्य सेक्शन में हम लोग इसका डिस्कस, नो डाउट। चलिए, और वैसे इसका डिस्कशन हम लोग किए होंगे जियोमॉर्फोलॉजी में भी किए, हाँ किए, जियोमॉर्फोलॉजी में किए। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको कूटबद्ध टाइप का अरेंज करना है। क्या लिखा है? बाजार की कौन सी विशिष्टताएं उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करती हैं? जब आप कहीं पर उद्योग लगाना चाहते हैं, कहीं पर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, तो उस इंडस्ट्री के लिए कुछ न कुछ फंडामेंटल या हम बात करें मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, तब जाकर के आप उस इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं। तो यहां पर ऐसी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी, कह सकते हैं, बाजार को स्थानीयकरण करने के लिए? कहीं पर बाजार आपको अगर स्टेब्लिश करना है, अब मान लेते हैं गांव में आपको, क्या बाजार गांव में जाकर के आप कोई स्टील इंडस्ट्री लगाएंगे क्या? अरे गांव में अगर लगाना है तो कुछ खाद्यान्न से संबंधित आप कार्य करेंगे ना, जहां पर उसके रॉ मटेरियल मिलते हैं। अब मान लेते हैं आपको कोयले की माइनिंग करनी, तो कोयले की माइनिंग वही होगी ना जहां पर कोयला होगा। स्टील का माइनिंग कहां पे की जाएगी? जहां पे आयरन ओर होंगे, और वहीं पे हम उसकी इंडस्ट्री भी लगाएंगे। तो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती वो हमको मिलनी चाहिए। तो यहां पर लिख रहा है उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य सीधा संबंध हो, ये तो आवश्यक है, क्योंकि वस्तु को अगर हम बनाएंगे तो वस्तु को कंज्यूम करने वाला भी तो होना चाहिए ना, यह तो रिक्वायरमेंट है ही है, ये तो रहना ही चाहिए। फिर लिख रहा है सस्ते मूल्य की वस्तुएं हो, ये भी सब लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक सस्ती वस्तु हमको मिल जाए, कंपटीटिव मार्केट है ना, तो कंपटीशन में हमको वस्तु की कीमत को घटाना भी है, ये भी एक इसकी कह सकते हैं बेसिक नीड होती है। फिर है शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं प्रभावित करती हैं, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं भी हमारी इंडस्ट्री को प्रभावित करती हैं। अब मान लेते हैं कि आपको कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टेब्लिश करनी है, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अब आप मान लेते हैं गांव से 500 किलोमीटर दूर अगर स्टेब्लिश करते हैं, तो जो मटेरियल हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो खराब हो सकता है ना। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी खराब होने वाली वस्तुओं के आधार पर भी हमारी इंडस्ट्री प्रभावित होती है, या भी इंपैक्ट डालती है। फिर है बाजार क्षेत्र का आकार, कि वहां पर जो हम यूनिट लगा रहे हैं, जहां पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना प्रोडक्शन हम करेंगे क्या उसका कंजम्पशन भी हो पाएगा कि नहीं, यानी वहां के कंजम्पशन का लेवल क्या है, बाजार का आकार क्या है, तो यह भी डिफाइन करता है हम बाजार के निर्धारण करते समय। तो इस आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं ऑप्शन, सब के सब करेक्ट, और इस आधार पर आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? डी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, यहां पर भी काफी बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दिए गए वान थ्यूनन के आर्थिक लागत सूत्र में के निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसकी बात कर रहा है? के की बात कर रहा है। यहां पर ऑप्शन है कि वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत को डिफाइन करता है, फिर कह रहा है कि भूमि का प्रति इकाई उत्पादन से यह डिफाइन होता है, फिर कह रहा है बाजार से दूरी को डिफाइन करता है, और फिर है कि भूमि का प्रति इकाई लगान से डिफाइन होता है। तो पहले तो यह क्लियर कर लीजिए इसका मतलब होता क्या है। जो आर लिखा है, आर इज इक्वल टू यहां पर लिखा है ई एंड पी माइनस ए माइनस ई एफ के। तो इसका बेसिक काफी मतलब जो मीनिंग है काफी बेहतर है, आप इसको समझिए। लिखा जाता है ये आंसर तो हो जाएगा बाजार से दूरी। क्या हो जाएगा? बाजार से दूरी। लेकिन यहां का जो मीनिंग है ये मीनिंग है कि बाजार से या बाजार में कीमत माइनस लागत। यहां पर लागत की जो बात करेंगे ये लागत होती है परिवहन लागत। ऐसी लागत है परिवहन लागत। तो यहां पर जो दो स्टेटमेंट लिखा है, एक ए लिखा है और एक ए लिखा है। तो पहला जो होता है ये होता है बाजार में कीमत, कि हमको उस पर्टिकुलर कमोडिटी को बेच करके कितना पैसा मिलेगा, और यहां पर लिखा है लागत परिवहन, कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए हमने कितना पैसा खर्च किया, इसको डिफाइन करता है। यहीं पर अगर हम बात करें ई की, तो ई का जो बेसिक मतलब होता है ये होता है प्रति एकड़ उत्पादन। क्या होता है? प्रति एकड़ उत्पादन को यह डिफाइन करता है।
कि प्रति एकड़ उस पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना उत्पादन। अगर हम पी की बात करें तो पी का मीनिंग होता है कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की बाजार में प्राइस क्या है, ठीक है ना, इसका नाम है बाजार की कीमत, बाजार में उसकी कीमत क्या है। और अगर बात करें यहां पर ए की, ए का मतलब जो होता है ये होता है कि हमारा उत्पादन लागत होता है। क्या होता है? उत्पादन लागत, क्योंकि उस पर्टिकुलर कमोडिटी को ग्रो करने के लिए, उसको पैदा करने के लिए हमको कुछ न कुछ लागत लगानी पड़ती। तो यहां पर जब इन सबको हम करते हैं तो हमारा ये लाभ का पोर्शन होता है कि इतना हमको मिला, लेकिन हमको अब यहां पर उस पर्टिकुलर कमोडिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कुछ और तो खर्च करना पड़ेगा ना, तो उसको भी हम इसमें से माइनस करेंगे। तो यहां पर जो ई होता है, ई का मतलब होता है कि जितना उत्पादन हुआ उस कमोडिटी को हमको ले जाना है, तो ले जाने के लिए उसका कुछ चार्ज होगा। चार्ज क्या है? यफ है। और यहां पर के क्या है? ए है, किलोमीटर यानी दूरी है कि कितनी दूरी तक ले जाना है। क्योंकि आपसे जब कहीं पर किराए के लिए गाड़ी बुक करते हैं तो कहता है ना कितना सामान ले जाना है और कितनी दूरी तक ले जाना है। तो ये तो हो गया, ई का मतलब हो गया सामान, के का मतलब हो गया दूरी, और यफ का मतलब होता है कि उसका कीमत क्या है, ढोने की कीमत क्या है। तो यहां पर आपसे के बारे में पूछा है, तो के क्या है? के है दूरी। क्या है? दूरी। बाजार से दूरी जितनी बढ़ेगी उतना परिवहन लागत भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसी के आधार पर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी। और यह जो डिफाइन किया जा रहा है यह वान थ्यूनन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत का क्या है? एक्सप्लेनेशन है। किसका है? वान थ्यूनन का कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत। किसका है? कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत। इसी को डिफाइन करने के क्रम में इसकी चर्चा की जाती है, वान थ्यूनन का कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। और आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, निम्न में से किसने उद्योग अवस्थिति सिद्धांत नहीं दिया है? ऑप्शन यहां पर है, फर्स्ट टी.एम. स्मिथ, सेकंड ऑप्शन है टोड पालंडर, थर्ड ऑप्शन है ई.एम. हुवर, और फोर्थ ऑप्शन है लुइस। क्या है? लुइस। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लुइस। लुइस ने इस संदर्भ में अपना कोई भी विचार नहीं दिया है, इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? टी। वैसे देखा जाए उद्योग अवस्थितीकरण का जो सिद्धांत दिया गया है यह सबसे पहले दिया है वेबर महोदय ने। किसने दिया है? वेबर महोदय ने दिया है। और इसी को कहीं न कहीं और ज्यादा परिमार्जन करने का जो काम किया गया है स्मिथ का है, पालंडर का है, हुबर का है, होटेल्टिंग है, होटेल्टिंग भी इसी के संदर्भ में आते हैं। तो ये लोग जो हैं बाजार या हम बात करें कि अवस्थिति सिद्धांत को डिफाइन करते हैं, लेकिन यहां पर लुइस महोदय का इस संदर्भ में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आंसर यहां पर हो जाएगा टी। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि वेबर के अनुसार औद्योगिक स्थिति का सबसे शक्तिशाली निर्धारक है। वेबर महोदय ने भी, वैसे वेबर की बात करें, क्रिस्टालर की बात करें, वान थ्यूनन की बात करें, इन लोगों का जो सेंट्रल पॉइंट है वह परिवहन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? परिवहन पर। तो यहां पर फिर भी ऑप्शन दे रहा है कि बाजार, परिवहन लागत, प्रौद्योगिकी, कच्चे माल का सोर्स। तो यहां पर जो मेन फोकस इन लोगों का रहता था ये था परिवहन लागत। क्या है? परिवहन लागत, क्योंकि परिवहन लागत इन लोगों के अनुसार सबसे शक्तिशाली फैक्टर था, क्योंकि सिद्धांत काफी पुराने हैं। तो उस पुराने सिद्धांत के ड्यूरेशन में जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था थी उतनी बेहतर नहीं थी। आज की व्यवस्थाएं थोड़ा अलग है ना, लेकिन उसमें परिवहन काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता था। इसलिए ये लोग कहीं पर भी जब कोई बिजनेस सेटअप की बात करते थे तो वहां पर यह डिफाइन करते थे कि पहले वहां पर सब कुछ तो फैक्टर रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमको केंद्र में क्या रखना है? परिवहन को रखना। क्योंकि अगर परिवहन की व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो हमारा सेटअप चलेगा कैसे? रॉ मटेरियल कैसे आएगा? फिनिश जो गुड्स है इसको हम कैसे कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे? तो बहुत प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी। इसलिए हमको सबसे पहले जो केंद्र में रखना, उस किसको रखना है? तो परिवहन को ही रखना है। इसलिए इन लोगों का सेंट्रल पॉइंट जो रहता था वो क्या रहता था? परिवहन। चाहे ए वेबर का सिद्धांत हो, चाहे हम बात करें आपके वान थ्यूनन का, और चाहे क्रिस्टालर की बात करें, ये तीनों लोग अपने सिद्धांत के केंद्र में किसको रखे हैं?
परिवहन लागत को ही रखें। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी एनालिसिस पुस्तक के लेखक कौन है, और यहां पर ऑप्शन है E.N. हूवर है, D.M. स्मिथ है, होडर और ली है, तथा P.E. लायड है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा स्मिथ महोदय। कौन है? D.M. स्मिथ। तो D.M. स्मिथ महोदय इस प्रकार के सिद्धांत, मतलब एक पुस्तक लिखे गए हैं, जैसे हम लोग देखे थे अभी ने, जिमरमन महोदय भी लिखे हैं। तो बहुत से भूगोलवेत्ताओं की पुस्तक है, एक दो पुस्तक नहीं, बहुत सारी पुस्तक है। और हम प्रयास करेंगे कि सभी टाइप की जो पुस्तकें हैं या सभी टाइप के जो सिद्धांत हैं उनको हम एक ही कंपाइल में आपको प्रोवाइड कर देंगे PDF के माध्यम से, उनको आप रीड करिएगा कालक्रम में। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यह आंसर आपका हो जाएगा B। और यहाँ पर यह आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन था, और अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।